नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। तो टॉपिक चल रहा है चक्रवात। आज है उष्णकटिबंध चक्रवात। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शीतोष्णकटिबंध चक्रवात बताया था। देखिए, 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंध चक्रवात कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, यहाँ कोई भी चक्रवात नहीं आते। तो कोई भी चक्रवात, चाहे उष्णकटिबंध हो शीतोष्णकटिबंध, किसी भी प्रकार के चक्रवात नहीं आते। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश के पास वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब कम होने के बाद भी भूमध्य रेखा पे कोई भी चक्रवात क्यों नहीं आते हैं, तो आपको बताना है। इसका कारण है कार्योलेसिस फोर्स। कार्योलेसिस बल जो रहता है यहाँ पे शून्य होते हैं। तो क्या बताना है? कार्योलेसिस फोर्स यहाँ पे 0 होता है, अर्थात शून्य होता है। कार्योलेसिस बल कम होने के कारण इस 0 डिग्री अक्षांश पे वायु दाब कम होने के बाद भी चक्रवात नहीं आते। और जैसे जैसे आप उत्तर की ओर चलते हैं, 90 डिग्री तक पहुंचते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, अर्थात पोल तक, तो कार्योलेसिस फोर्स लगातार बढ़ते जाता है और यहाँ पे कार्योलेसिस फोर्स कम रहता है। तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में आने वाला चक्रवात क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध चक्रवात कहलाता है। कोई भी चक्रवात तब आते हैं जब वातागर बनता है, बिना वातागर के चक्रवात नहीं आते हैं। तो इसमें किस तरीके का वातागर बनता है, तो उसे एक बार देखिए। उस वातागर का नाम बोलेंगे ITCZ वातागर। जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है, यहाँ पे एक वातागर बनता है, उस वातागर का नाम है ITCZ, अर्थात इसका पूरा नाम है अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण। ये एक पूरा वातागर है। तो नॉर्मल भाषा में आप बोलेंगे ITCZ। ITCZ एक वातागर है। इस वातागर में भी तरंग उत्पन्न होते हैं। किस तरीके का तरंग है? तो ऐसे करके तरंग, अर्थात तरंगित हो गए। जो वातागर है वह सीधी ना रह के तरंगित हो जाती है और बाद में ये क्या रहेगा? चक्र बन जाए। तो ITCZ, इसकी दिशा समय के साथ उत्तरी और दक्षिण अक्षांश होते रहती है। जैसे जैसे स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम उत्तर और दक्षिण की ओर जाता है, उस हिसाब से ITCZ भी जाते हैं। अर्थात तो जो ITCZ है, ITCZ ये जेट स्ट्रीम के साथ जुड़ा हुआ है। जियोग्राफी में एक जेट स्ट्रीम होता है, तीव्र गति से चलने वाली ये पवनें हैं, ऊपरी वायुमंडल में चलती है। 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे तीव्र गति से चलने वाली पवन है, तो धरातल पे नहीं चलती, ऊपरी वायुमंडल में चलती है। जेट स्ट्रीम बहुत तीव्र गति से चलती है, 250 किलोमीटर पर आवर की से भी अधिक गति रहती है। तो जेट स्ट्रीम ही ITCZ को उत्तर और दक्षिण की ओर ले जाता है। जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन होने से ITCZ, अर्थात जो वातागर है, इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। ये ITCZ समय के साथ उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर होते रहता है। तो ITCZ जब बन जाता है तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में वातागर आते हैं। तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में वायु दाब कम होता है। क्यों वायु दाब कम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। क्या बोलेंगे? कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे कि तापमान कम है, कम तापमान उष्णकटिबंध क्षेत्र में, कम तापमान के कारण कम वायु दाब। तो तापमान अधिक है, कम नहीं है। अधिक तापमान, वायु दाब कम, और कम वायु दाब के कारण ITCZ बन जा रहा है। जब ITCZ बन जा रहा है, ये अभी उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर ITCZ मूव करते हैं, गति करते हैं। तो कमजोर वायु दाब का क्षेत्र है। अब एक बार हम लोग इसका सेक्शन देखते हैं। तो क्या है? देखिए, सेक्शन है। किस तरीके का सेक्शन है? तो चक्रवात का सेक्शन है। जो चक्रवात है, इसके बीच में जो कम वायु दाब का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं आंख। चक्रवात की आंखें होती है। ये आंख शब्द क्या है? आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंखें। चक्रवात की आंखें होती है, कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। जैसे जैसे आप बाहर की जाएंगे, आउटर सर्कल में आइए, तो आउटर सर्कल आपको क्या दिखाई दे रहा है? 984। फिर एक और आउटर सर्कल बाहर वाला 987, 990, 93, मतलब 3-3 का अंतर आते जा रहा है। ये मिलीबार में बढ़ रहा है वायु दाब। तो अंदर की ओर वायु दाब कम है,
अंदर में वायु दाब कम, और जैसे जैसे बाहर की ओर आते हैं तो क्या होता है, वायु दाब अधिक होता है। तो पवनें कैसे चलेगी, बाहर से अंदर की ओर चलेगी, अर्थात इस डायरेक्शन से अंदर की ओर चलेगी पवन। किस तरीके से चलेगी पवन, एरो का निशान देके, तो अंदर की ओर पवनें चल रही है। हमेशा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवनें चलती है। तो अंदर में पवनें क्या रहती है, मंद गति वाली रहती है, बाहर में पवनें तीव्र गति वाली रहती है। और इनका सर्कल वृत्ताकार या अंडाकार है। वृत्ताकार या अंडाकार किस लिए है, तो कार्योलेसिस फोर्स के कारण वृत्ताकार या अंडाकार। और ये भी सेक्शन है दूसरा इसका। तो ये चक्रवात की आंखें हो गई, आंख, और किस तरीके से वायु ऊपर की ओर उठ रहे हैं। क्षोभ सीमा होती है वायुमंडल की, क्षोभ सीमा वायुमंडल में भी परतें होती है, तो क्षोभ सीमा तक जाती है, ऊंचाई तक, अर्थात 12 किलोमीटर तक भूमध्य रेखा के ऊपर 12 किलोमीटर ऊंचाई तक का चक्रवात चलता है। धरातल से जो आपको गोला वृत्ताकार दिखाई दे रहा है चक्रवात, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ सीमा तक जाता है। और इससे बादल बनते हैं, कपासी मेघ, वर्षा मेघ। तो बादल भी बाहर की ओर मिलेंगे आपको, तो मेघ छाए रहते हैं। तो दिख रहा है आपको, बाहर में बादल छाए रहेंगे, वृत्ताकार अंडाकार इसका आकार होता है चक्रवात का। अंदर में कम वायु दाब का क्षेत्र है, बाहर में अधिक वायु दाब है। तो ये पूरे इलाके हैं, वायु क्या हो रही है, नीचे की ओर उतर रही है, ऐसे करके, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर वायु उतरती है। तो आंख के पास वायु नीचे उतर रही है, और इस साइड बाहर से वायु ऊपर की ओर है। तो कुल मिला के गोला गोला एक सर्कल दिखाएंगे वृत्ताकार या अंडाकार रूप में। इसका कुछ कंडीशन है। जो उष्णकटिबंध चक्रवात है, उष्णकटिबंध चक्रवात कहाँ पे बनते हैं, क्या शर्त है, कंडीशन क्या है कि कहाँ बनेंगे, समुद्र में बनेंगे, स्थल पे बनेंगे, किस दिशा में बनेंगे और क्यों बनेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन एक बार देखते हैं। तो फिर से एक बार मैप है, अब समझना है उष्णकटिबंध चक्रवात के लिए क्या शर्त है, कहाँ पे बनेंगे। तो ये भारत है, इंडियन पेनिनसुला है, इसके चारों साइड क्या है, समुद्र है, हिंद महासागर है, ये पूरा जल है। आप देखेंगे इसे बोला जाता है हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में चक्रवात बनते हैं। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर के ही भाग हैं, चक्रवात बनते हैं। किस लिए बन रहे हैं, सबसे पहला है विस्तृत समुद्र तल हो, समुद्र तल जिसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। बोल रहा है विस्तृत समुद्र का तल हो, दूर दूर तक जल ही जल हो, और उस जल का भी तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो पहला कंडीशन, इसका मतलब है समुद्र बन रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, कार्योलेसिस फोर्स उपस्थित हो, कार्योलेसिस फोर्स। तो कार्योलेसिस बल है, भूमध्य सागर पे कार्योलेसिस बल 0 होता है। तो 0 होने के कारण वायु दाब कम है, लेकिन कोई भी चक्रवात नहीं बनते हैं। तो कार्योलेसिस बल कम होने से चक्रवात क्या रहते हैं, कम हो जाते हैं, और कार्योलेसिस बल अधिक होने से चक्रवात भी अधिक हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे भारत जो है 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, तो भारत ऑलमोस्ट 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, इसलिए भारत चक्रवात से प्रभावित है। जैसे जैसे उत्तर की ओर आता है तो बांग्लादेश भी चक्रवात से प्रभावित रहता है। थर्ड नंबर कंडीशन है कि वायु दाब कम हो, वायु का तो लो प्रेशर वाला क्षेत्र हो। फोर्थ नंबर पे क्या बोल रहा है कि ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण कम हो, ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण कम हो, अर्थात जो वायु है अधिक, क्या बोलना है, ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण अधिक हो। इस लाइन को समझना है कि वायु जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उठे, वायु ऐसे ना चले, जैसे हिंद महासागर है तो वायु ऐसे ना चले, अर्थात वायु ऐसे चले ऊपर की ओर। एरो का निशान देखिए, वायु ऊपर की ओर चलनी चाहिए, वायु क्षैतिज में नहीं चलनी चाहिए। ये 4 कंडीशन है। अगर ये 4 कंडीशन पूरा होते हैं तो उष्णकटिबंध चक्रवात आएंगे।
अब जब एक बार समुद्र पे चक्रवात बन जाते हैं तो जैसे स्थल की ओर आएंगे तो चक्रवात कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि भूमि से घर्षण होता है और यहाँ पे जल नहीं मिल पाते, तो समुद्र तल का अभाव हो जाता है। जब समुद्र तल का अभाव हो जाता है तो गुप्त ऊष्मा कम हो जाती है। ये समुद्र तल है, तो जो समुद्र तल है, जब समुद्र तल होते हैं तो समुद्र तल से क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। गुप्त ऊष्मा कैसे मुक्त होती है, तो बोलना है संघनन से मुक्त होती है। इस संघनन के कारण और ऊर्जा मिल जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा मिलते रहती है चक्रवात को, चक्रवात और अधिक गति करते रहता है। तो चक्रवात में गति कहाँ से आ रही है, ओवरऑल समुद्र की गुप्त ऊष्मा से आ रही है। स्थल में पहुंचने के बाद यही गुप्त ऊष्मा कम हो जाती है, ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, रिजल्ट चक्रवात कमजोर पड़ जाते हैं और स्थल पे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही विनाशकारी है। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसका व्यास देखना है और गति देख लेते हैं। जैसे शीतोष्णकटिबंध चक्रवात काफी विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे, ये विस्तृत क्षेत्र में नहीं फैलते हैं। ये 150 से 750 किलोमीटर तक इनका व्यास होता है। ठीक है, आपको अगर व्यास दिखाना है ऐसे दिखाएंगे, 150 से 750 किलोमीटर तक इनका व्यास होता है। अगर यहाँ पे चक्रवात बन रहा है तो व्यास दिखाएंगे आप, फिर गति दिखाएंगे, स्पीड कितना रहती है। तो चक्रवात की आंख में 1 किलोमीटर और बाहर की ओर 250 से 300 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा इरेज करके आपको बताता हूं मैं गति। तो एक बार गति देखिए, गति आंख के पास बोलेंगे गति जो रहती है 1 किलोमीटर आर रहती है, बाहर की ओर गति 250 किलोमीटर पर आवर और कभी कभी बढ़ के 300 किलोमीटर तक रहती है प्रति घंटे। तो 1 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक पर आवर में इसकी गति रहती है। आंख तक कम है, आपको यही बताना है कि आंखों के पास गति कम होती है, बाहर की ओर गति बढ़ते जाती है। दिशा दिशा कैसी रहती है इसकी, देखिए 0 से 15 डिग्री, 0 से 15 डिग्री अक्षांश तक, 0 से 15 डिग्री अक्षांश तक इसकी गति ये गति है। दिशा, ये तो गति हो गई, ये दिशा हो गई। दिशा कैसे रह रही है, वो रहा है 0 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश से पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, लेकिन 15 डिग्री से 30 डिग्री, ऊपर में 30 डिग्री, तो 15 से 30 डिग्री के बीच इनकी दिशा अनिश्चित है। फिर 30 से जैसे ही आगे बढ़ती है नीचे की ओर, 30 से मान लेता हूँ 60 की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो दिशा आपको दिख रहा है 0 से 15 डिग्री पूर्व से पश्चिम, 0 से 15 डिग्री पूर्व से पश्चिम, 15 से 30 डिग्री के बीच अनिश्चित दिशा है। दिशा नहीं बता सकते किस तरह, मतलब पूर्व की ओर जाएगी पश्चिम की ओर जाएगी, अनिश्चित दिशा है। 15 से 30 डिग्री, 15 से 30 डिग्री, फिर 30 से 60 डिग्री के बीच पश्चिम से पूर्व क्यों चल रही है, तो पछुआ पवन का प्रभाव है। जैसे ही 30 डिग्री को पार करती है चक्रवात, अगर 30 डिग्री के ऊपर आ जा रही है इस साइड में, तो पछुआ पवन के प्रभाव में आती है। रिजल्ट ये है, कैसे चल रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने लग जाती है। तो यही आपको बताना है दिशा। अब इसके अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, एक पार्टिकुलर नाम होता है, उस नाम को आप बार बार न्यूज पे देखेंगे और नाम भी याद करना पड़ता है। इसमें क्या याद करना है करंट में, तो नाम, चक्रवात के नाम, टॉर्नेडो के नाम। तो कुछ नाम देख लेते हैं विशेष क्षेत्र में इनके क्या नाम है। ये आपके सामने फिर से एक बार वर्ल्ड मैप है। अब सेक्शन में हमको पढ़ना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम। नाम क्या क्या है, सबसे पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में यहाँ पे क्या नाम जाना जाता है, चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो यहाँ पे जाने जा रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो चक्रवात है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाए, मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये चक्रवात जो चल रही है इसे बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली।
बिलीबिली। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात ना बोल के बिलीबिली बोला जाता है। अभी ये है कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन सागर। यहाँ पे इसका नाम क्या जाना जाता है तो बोलेंगे हरिकेन। अमेरिका मैक्सिको में इसे क्या बोला जाता है, टॉर्नेडो। हरिकेन कैरेबियन सागर में चलते हैं तो वो क्यूबा हो, हैती जैसे देश प्रभावित होते हैं। और यही आगे बढ़ता है चक्रवात अमेरिका और मैक्सिको की ओर, जो मैक्सिको की खाड़ी में आ रहा है। अमेरिका का फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको सिटी बहुत प्रभावित करता है। टॉर्नेडो क्या है, टॉर्नेडो। इसके बाद चाइना और इस साइड जापान है, ये जापान। तो चाइना जापान की ओर है, इसे बोला जाता है टाइफून। चक्रवात, बिलीबिली, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ये किसके नाम है, चक्रवात के नाम है। इसी में करंट में आपको याद करना होगा 2024 में आने वाले हरिकेन के नाम, टॉर्नेडो के नाम, टाइफून के नाम दिया जाता है उनको किसी विशेष क्षेत्र में। जैसे भारत में नाम दिया जाएगा, बांग्लादेश के द्वारा दिया जाएगा, पाकिस्तान के द्वारा। तो बस नाम आपको याद करना पड़ता है करंट में, ये कई पीटी में पूछता है फैक्ट। जान माल के नुकसान काफी इससे अधिक होते हैं। तो क्या बोलना है, नुकसान। अगर नुकसान की बात है तो नुकसान भी काफी होते हैं। किस तरीके का नुकसान है, तो तीव्र गति से चल रहे हैं, 250 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, तो तटों के पास मूसलाधार बारिश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है, जान माल को तो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब है इसकी जो भी गति है इसको माप लिया जाता है, नुकसान को कम किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आधुनिक तकनीक, हमारे पास क्या है, स्पेस है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट के माध्यम से इसकी दिशा निर्धारित कर दी जाती है, बचाव दर पहले पहुंच जा रहा है। एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भेज दिया जा रहा है, स्टेट की पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है, बोटों की व्यवस्था कर दी जा रही है और पहले से बता दिया जा रहा है कि कितने दिन में पहुंचेंगे और कब तक पहुंचेंगे। तो यही सब लिखना है आपको। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूरसंचार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाट्सएप से लेके टेलीग्राम और ट्विटर का इस्तेमाल करके लोगों को अलर्ट कर दिया जा रहा है, चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित किया जाता है, सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया जाता है। तो बोला नुकसान को अब कम किया जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी का, दूरसंचार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। बस आज के लिए यही था, बने रहिए तब तक के लिए। टू डू है इसमें, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।